हेलो एंड वेलकम। सिनेमा की भीड़ में हर किसी की अपनी डफली है, अपना राग है। शुक्र मनाइए, कोई तो है जिसकी हर कहानी मुल्क का आईना है, हर किस्सा एक चिराग है। जाति, धर्म, हिंसा, अपराध जैसे समाज का हर पर्दा खोल देते हैं। जो जुबान से नहीं कह सकते, सिनेमा से बोल देते हैं। हर कहानी में लगता है कि ये हमारा ही समाज है, हमारा ही मोहल्ला, हमारा ही घर है। तेवर में थोड़े थोड़े दुष्यंत, थोड़े थोड़े दिनकर हैं। लेकिन आज वो अकेले नहीं है। आज स्टूडियो में डबल धमाल है। उनके साथ एक एक्ट्रेस बेमिसाल हैं, अदाकारी कमाल है, घुंघराले बाल हैं, मिस इंडिया जैसी चाल है। फिल्मी दुनिया में तो जलवा है, जलाल है। जो कहती हैं सिर्फ मनोरंजन नहीं, फिल्मों से संदेश देना भी हमारा फर्ज है। सही को सही, गलत को गलत कह देने में भाई आखिर क्या हर्ज है। सुपरहिट की लिस्ट में उनकी फिल्में बहुत सारी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रोलर्स को भी वो बहुत प्यारी हैं। विरोध होता है तो कहती हैं हम बॉयकॉट से नहीं डरते। लोगों को लगता है थोड़ी क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी सैंडर्स या स्कॉट से नहीं डरते। जिन्होंने फिल्मों से नारी शक्ति को बताया है नो मीन्स नो, पूरी दुनिया को सिखाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिनेमा के दो सुपरस्टार्स, बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा और द ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। This is good on you. Thank you. Thank you. This is yours, Taapsee. You have to. Oh, I have to be here. On this chair. Center. अनुभव जी वहां। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। थैंक यू। आज के पैनल के बाद तो मेरे को सिविल सर्विसेज में ले जाना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सोना कसौटी में कसे जाने पे कांपता है। हाँ। सोना भी, और आप लोग हरे सोने हैं। यहाँ कसौटियां तैयार हैं। आज मुझको देखना है कि कौन कांपता है और कौन नहीं। ये जो 5 एडिटर्स हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन सबसे पहले तापसी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैनेजमेंट की तैयारी भी कर चुकी हैं, कथक, भरतनाट्यम ये आपको आते हैं, आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, स्क्वाश खेलती हैं, क्रिकेट भी आने लगी और एथलेटिक्स की तो आप चैंपियन हैं। ये मॉडल रही हैं, आप ब्यूटी पेजेंट्स के लिए भी सेलेक्ट हो चुकी हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं, और एक्टर तो खैर हैं ही। तो ये तापसी खुद कंफ्यूज्ड हैं या लोगों को कंफ्यूज रखना चाहती हैं? एक्चुअली तापसी जो है उसको लगता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है लाइफ का और बहुत कुछ करना है। तो कभी ऐसा मौका ना आए कि बोलूं कि यार काश ये भी कर लेती तो ठीक रहता। तो मैंने सब कर लिया जो मन आया मेरा, जब भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैंने सब ट्राई कर लिया विदाउट सोचे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। जब इतना सब कर ही लिया तो वकालत क्यों छोड़ दिया, वो भी कर लेती? क्या उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाती। मेरे से इतना नहीं हो पाता। BLLB इज अ लिटिल टू मच। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए पिंक में आप मुकदमा लड़ती हैं। हाँ? मुल्क में आप एक मुस्लिम परिवार का केस लड़ रही हैं, बदला में एक केस लड़ रही हैं, थप्पड़ में अपने पति के खिलाफ केस ठोक दे रही हैं, रश्मि रॉकेट में जेंडर टेस्ट वाले मामले में केस लड़ रही हैं, और अब नई जो फिल्म आ रही है 80 में, उसमें भी आप कचहरी पहुंच गई हैं। तो फिर जब कोर्ट कचहरी से इतना लगाव है तो कर डालती हैं आप ये कोर्स? मैं कोर्ट मेरा लकी चार्म है, लेट्स से दैट। तो मैं वो लकी चार्म के चलते कोर्ट में बात में कोर्ट पे चली जाती हूँ। अनुभव जी, हमने देखा है 80 का ट्रेलर, जबरदस्त है। थैंक यू सर। पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए, ये फिल्म क्या है, क्या बता रही है? फिल्म 80 का जो टाइटल है वो उस डेटा से आता है जो 2023 की NCRB की रिपोर्ट है कि लगभग 80 से थोड़े ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के पर डे इंडिया में। अनरिपोर्टेड का कोई ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं है। तो ये समझने की कोशिश है, अपने लिए भी समझ रहा हूँ और ऑडियंस के सामने भी रख रहा हूँ कि आप भी समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के लिए, और कैसे हम लोग इसको लेके थोड़े से नंब हो गए हैं कि अब खबर है भी तो शायद पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसा मान लेते हैं कि कोई एलियन है जिन्होंने आके ऐसा किया और वो चले गए, जैसे कि वो हमारे समाज का हिस्सा है ही नहीं। आपके जहन में किस एक घटनाक्रम के बाद ये आया कि इसको फिल्म की विषय वस्तु भी बनाना चाहिए?
वो एक घटनाक्रम नहीं है, वो लगातार छपती हुई वो खबरें जो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, और फिर इस बात का भी एक गिल्ट है कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। यार पढ़ के क्या फ़ायदा, लगभग सेम घटना है जो हम जानते हैं। और फिर दोष देने लगा, पहले पुलिस को दोष दे दिया, फिर जुडिशरी को दोष दे दिया, फिर उन लोगों को दोष दे दिया जो कैंडल मार्च करते हैं कि यार ये लोग साल में 2 साल में एक केस चूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं। फिर लगा कि यार अब दिन में 80 बार तो नहीं निकलेंगे। तो वहाँ मैं फंस गया कि मैं पुलिस को भी दोषी नहीं पा रहा था, जुडिशरी को भी नहीं पा रहा था दोषी पे। तो मुझे लगा दोष है कहाँ, समस्या है कहाँ। फिर इसको लिखना शुरू किया, तो उस प्रोसेस में उत्तर नहीं मिला, प्रश्न मिल गया। उत्तर नहीं मिला लेकिन प्रश्न मिल गया, और प्रश्न को लेकर यह कहानी बनाई गई। लेकिन कार्तिकेय, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, आपका सवाल। मेरा सवाल तापसी जी से। तापसी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है कि रेप जैसा क्राइम एक हमारे सिस्टम में नॉर्मलाइज हो गया है, होता है, लोग थोड़ी दिन बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। इस देश में निर्भया भी हुआ, नए कानून भी बने, वो चर्चा भी हुई, स्टूडियोज़ में भी आई, उसके बाद वो गायब हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम डिसेंसिटाइज हो गए इस क्राइम को लेके समाज में। एक चीज़ होती है मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ दिन में 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा भी करते हैं ना, कोई हैबिट, जैसे कि एग्जाम्पल मैं कंपैरिजन के हिसाब से नहीं कह रही, मैं मसल मेमोरी समझा रही हूँ। कहते हैं ना, आप 21 दिन अगर शुगर नहीं खाएंगे तो उसके बाद आदी हो जाएंगे उस चीज़ के, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर 80 कंप्लेंट्स जो हैं दिन में, अगर उनके 80 छोड़ो 30-40 भी अगर आप स्वाइप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 महीना, 2 महीने बाद आपको लगता है चलो अब ये तो रोज़ का है, अब तो ये हमारी ज़िंदगी का एक आमूमन हिस्सा बन चुका है, अब तो ये होगा ही। पुलिस पे उंगली उठाने लग जाते हैं, जुडिशरी पे कहेंगे अच्छा ये ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं, या अरे नहीं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती ना, ये वो लोग होते हैं, या जो मेंटली ठीक नहीं होते ये वो लोग करते हैं। तो वो उंगली इधर उधर करके हम सोचते हैं हमारा काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो रोज का है। अच्छा, अब ये फिर वही लोग हैं जो, बट अगर 80 हो रहे हैं तो हम ये पूछना भूल जाते हैं, अगर साल में 3000 से ऊपर हो रहे हैं, 30,000 से ऊपर हो रहे हैं, तो ये जरूरी, ये तो हमारे आसपास के कुछ मीटर्स के दायरे में किसी के साथ हो रहा है, या कोई कर रहा है, या कोई जानता है कि कोई ऐसा कुछ चीज हो रही है आसपास। तो हम इसको कितनी देर तक अंडर द कार्पेट ब्रश करते जाएंगे। बट ये एक नॉर्मलाइज बात इसलिए होगी क्योंकि नंबर इतना हाई है और ये रोज हो रहा है, और ये हमें लग रहा है कि हमारे बस की तो नहीं, हम हाथ धो चुके हैं इस चीज पे से कि हम नहीं कुछ कर सकते, ये हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है। तो इस चीज को हम थोड़ा ब्रेक करना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है इस पिक्चर में जिस तरीके से लिखी है सर ने, आप सबको एज ऑडियंस जज की सीट पे बिठाया हुआ है। आपसे मेरा सवाल आपसे ये कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं और ये भी कहते रहते हैं कि बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, लड़की को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, महिला जिम्मेदार होती है, उसके कपड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर कपड़े जिम्मेदार नहीं है तो कह दिया जाता है कि देखिए सनातन संस्कृति के खिलाफ आपने कुछ किया तो अपराध होगा। कोलकाता में रेप हो जाता है तो कहा जाता है कि रात के वक्त बाहर निकले थे, समय देखना चाहिए था। देखिए, एक तो इंसानी प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं दोष डालना, क्योंकि खुद ये कौन सा इंसान है जो बड़ी खुशी खुशी खड़ा होकर बोल देगा हाँ मेरे में दोष है। ऐसे तो कमी शायद मुझे तो नहीं मिले ऐसे कोई देखने को। और जो ये सारे एक्सक्यूजेस दिए गए हैं ना कि ये समय पे, कपड़े पे, ये गलत भी प्रूव हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है दिन के समय में रेप नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि घर वाले ने ही किसी ने रेप नहीं किया। और क्या कपड़े तो पूरे फुल्ली कवर्ड, छोटी बच्चियों तक से रेप होते हैं। छोटी बच्ची से कुछ महीने की, 6 साल की, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिला देने वाला इंसिडेंट था जब 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। नॉट जस्ट कि ये पहले नहीं हुआ था, बट 10, 11, 13 साल के लड़कों ने किया। 10 साल का लड़का कि ये तो मतलब मैं 10 साल के बच्चे देखती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती इनको समझ भी है कि ये होता क्या है, और उन्होंने इतना हीनियस क्राइम कर दिया। अब उसको हम किसकी प्रॉब्लम बताएंगे? हम लॉ की प्रॉब्लम बताएंगे, पुलिस की प्रॉब्लम बताएंगे, या हम ये बताएंगे कि हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं कुछ कमी रह गई? तो ये अब हम सबको आपस में एक दूसरे से पूछना पड़ेगा।
अनुभव, इस दौर के आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन ये जनता ये भी आपसे जानना चाहती है कि 2014 के बाद एक ट्रांजिशन दिखाई देता है, क्योंकि उससे पहले आप मसाला फिल्में बना रहे हैं, आप तुम बिन बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, कैश बना रहे हैं, रॉवन बना रहे हैं, लेकिन 14 के बाद तब्दीली आती है। उसके बाद सामाजिक सरोकारों वाले मुद्दे उठते हैं, उसमें मुल्क दिखाई देती है, उसमें आर्टिकल 15 बनती है, उसमें भीड़ बनती है, उसमें अनेक बनती है। तो ये अचानक आपको जो सामाजिक बुराइयां हैं वो 2014 के बाद ही नजर आनी शुरू हुई क्या? नहीं, थोड़ा सा त्रुटि है आपके उसमें। बताइए। 2016 में एक फिल्म है तुम बिन 2, लव स्टोरी है। डिमोनेटाइजेशन के 6 या 5 या 7 दिन बाद रिलीज हुई थी, तो बाकी शोर इतना था कि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, इसलिए आपकी नजर से छूट गई होगी। 2018 में मुल्क है। जनता का परसेप्शन मैटर करता है। रियलिटीज में कहां कौन सी फिल्म एम्बेड है ये एक अलग मसला है, लेकिन जनता इस तरीके से देख रही है कि 2014 के बाद आप में एक ट्रांजिशन दिखाई देता है, जिसमें आपको समाज में व्याप्त बुराइयां दिखाई देती हैं और उनको चुनकर आप फिल्में बनाते हैं पोस्ट 2014। जनता का परसेप्शन गलत है ना, फिर जनता के पास जानकारी की कमी है। अगर ऐसा है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता की है। अच्छा ये बताइए, और इसको खोलकर पूछता हूं हाँ जी, हाँ जी। अनुभव सिन्हा सिर्फ समाज से नाराज हैं या नाराजगी सरकार से भी है? सरकार से भी नाराजगी हो सकती है, होती रहती है, पहले भी हुई है, अभी भी हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, तो नाराजगी क्या है? मेरा फर्ज है, मेरा हक है। लेकिन आप मेरा सिनेमा देखेंगे तो वो सरकार से बात नहीं करता है। आप मुल्क देख लीजिए, आप थप्पड़ देख लीजिए, आप आर्टिकल 15 देख लीजिए, आप भीड़ देख लीजिए, आप 80 देख लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप उसमें समाज को एड्रेस कर रहे हैं जी। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपकी सरकार से नाराजगी क्या है? कई बातों को लेकर के मतभेद होता है, लेकिन अब वो सरकार चला रही है, वो सरकार अब देश चला रही है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, तो उनके अपने कुछ कारण होंगे, मेरे मतभेद हो सकते हैं। ठीक है।